न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर बड़े विस्तार से खोलता हूं ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर यहां से निकले। और ये न्यूज का फैमिली शो है, और ये फैमिली शो अब होम ट्यूशन की तरह चल रहा है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमने पाठशाला को घर से चलाने का फैसला किया। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं आज पाठशाला में आपके लिए क्या लेकर आया हूं। क्या यूपी में बीजेपी का विनिंग फॉर्मूला लीक हो गया है? और ये क्यों कह रहा हूं आपको विस्तार से जब चैप्टर खोलूंगा तो बताऊंगा कि क्या बीजेपी का विनिंग फॉर्मूला लीक हुआ है। अमित शाह का गेम प्लान अखिलेश के हाथ लग गया है। यूपी चुनाव में गैर यादव ओबीसी वोट बैंक का चैप्टर आपके सामने लेकर आऊंगा, तो इन दोनों सवालों के डेटा के साथ पूरी विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। पाठशाला में टिकट जीवी नेताओं की क्लास लगेगी। एक देश जहां गंजापन बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया, उस देश और वहां के चुनाव के बारे में भी आपको बताऊंगा। यहां नहीं है, यहां तो नेता एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, गंजापन कहां से मुद्दा बनेगा। लेकिन एक देश है जहां ऐसा हुआ, तो उस देश के बारे में बताऊंगा। और एक इंसान के सीने में सुअर का दिल कैसे काम कर रहा है, यह भी अपने आप में बड़ी कमाल की खबर है। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। पाठशाला में सबसे पहले उत्तर प्रदेश की ओबीसी पॉलिटिक्स का चैप्टर, क्योंकि यूपी में अब असली लड़ाई ओबीसी वोटों पर छिड़ी हुई, और ओबीसी में भी वोटों की लड़ाई जो है वो नॉन यादव ओबीसी को लेकर पूरी तरह से चरम पर है। ये वो वोट बैंक है जिसे बीजेपी ने बड़े पैमाने पर अपनी तरफ खींचा था। लेकिन क्या इस बार भी बीजेपी ये जो सोशल इंजीनियरिंग उसने पिछली बार की और कामयाबी हासिल की, क्या वो ये दोबारा कर पाएगी? क्योंकि 24 घंटे में योगी सरकार से 2 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये दोनों ही अति पिछड़ा वर्ग के नेता हैं और दोनों ही पूर्वांचल से। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आप सभी सुन चुके हैं। कल उनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था कि कैसे इतने वक्त तक मिनिस्टर रहने के बाद ठीक चुनाव के पहले उनको समझ में आया कि अब जो है दलितों का, किसानों का, युवाओं का उद्धार करने के लिए समाजवादी पार्टी में चला गया। आज दारा सिंह चौहान का नाम आ गया। दोनों ही गैर यादव ओबीसी नेता हैं, दोनों उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके से हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर में पडरौना सीट से विधायक हैं। दारा सिंह चौहान मऊ की मधुबन सीट से विधायक हैं। दोनों ही 2017 के चुनाव से पहले बीएसपी से बीजेपी में आए थे, और दोनों ही 2022 के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। मतलब दोनों में बहुत कुछ कॉमन है, आना जाना और गुस्सा दिखाना, सब कॉमन नजर आ रहा है। दारा सिंह चौहान ने ठीक वैसा ही इस्तीफा दिया जैसे आप स्कूल कॉलेज में नहीं करते थे कि अरे एक काम करो ना, तुमने असाइनमेंट बनाई, मैं कॉपी कर लेता हूं, अब कौन इतनी मेहनत करे। तो वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य साहब ने जिस तरीके का इस्तीफा दिया था, कमोवेश उसी इस्तीफे में वही बातें थोड़ा इधर उधर करके, ताकि पकड़ में भी नहीं आनी चाहिए ना चीजें। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो इस्तीफे में बातें थी, उसी से मिला जुला जो है वो इन्होंने भी दे दिया, दारा सिंह चौहान ने। इसी से लगता है कि इन इस्तीफों का स्क्रिप्ट राइटर कहीं और बैठा हुआ है और इनसे नीचे साइन कराया जा रहा है। दारा सिंह चौहान ने इस्तीफे वाली चिट्ठी में लिखा कि योगी सरकार में उन्होंने पूरे मनोयोग से काम किया, पूरे मनोयोग से, लेकिन सरकार ने पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की उपेक्षा की। कंट्रोल सी कंट्रोल वी जैसा आप करते हैं लैपटॉप में, वर्क फ्रॉम होम में तो ज्यादा करते होंगे, तो उधर स्वामी प्रसाद मौर्य वाला कंट्रोल सी कंट्रोल वी इधर हो गया, और इसी वजहों से वो इस्तीफा दे रहे हैं, ये उन्होंने उसमें लिख दिया। अब मैं आपको वो चिट्ठी दिखा रहा हूं। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे की जो चिट्ठी लिखी थी उसमें भी यही बातें थी, उनका भी देख लीजिए, जो आज दारा सिंह चौहान ने लिखी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों की उपेक्षा की बात की।
दोनों की चिट्ठी देख लीजिए, नाम हटा दूंगा तो आप तय नहीं कर पाएंगे कौन सी चिट्ठी किसकी, पकड़ में नहीं आएगा। दारा सिंह चौहान ने इस्तीफे के बाद ठीक वैसे ही उनके साथ अखिलेश यादव की फोटो भी शेयर कर दी, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य की फोटो अखिलेश के साथ आई थी। वहां भी मैचिंग, स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के दाहिनी तरफ खड़े थे, ये बाईं तरफ खड़े, बस इतना फर्क कर लिया। किताबों वाली लाइब्रेरी वही रखी, फोटो में कोई कमी नहीं है, सब मैच हो रहा है। अब आपको यह बताता हूं कि दारा सिंह चौहान अति पिछड़ी जाति में किस समाज से आते हैं। थोड़ा इनका बायोग्राफी देखिए। ये नोनिया समाज से आते हैं। उन्होंने पहले बीएसपी से राजनीति की शुरुआत की थी। बीएसपी में समीकरण बिगड़ने लगे तो समाजवादी पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी में समीकरण बिगड़ने लगे तो फिर बीएसपी में आ गए। बीएसपी सत्ता से आउट हुई तो बीजेपी में आ गए। अब 5 साल सत्ता की मलाई खाने के बाद बीजेपी से समाजवादी पार्टी में जाने की तैयारी कर चुके हैं। दारा सिंह चौहान का सियासी प्रोफाइल आपको जो दिखा रहे हैं कि वो मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन मऊ जिले की मधुबन सीट में से मौजूदा विधायक हैं। 1996 में इन्हें मायावती ने पहली बार राज्यसभा भेजा था, लेकिन 2000 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और राज्यसभा गए। फिर 2007 के चुनाव से ठीक पहले ये बीएसपी में वापस आ गए। 2009 में मायावती ने दारा सिंह चौहान को फिर राज्यसभा भेजा। 2012 के चुनाव में मायावती सत्ता से आउट हुई तो दारा सिंह चौहान का बीएसपी से मोहभंग हो गया। बीएसपी छोड़कर 2015 में दारा सिंह चौहान बीजेपी में आ गए। बीजेपी में शामिल होते ही इन्हें ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। 2017 में मधुबन सीट से जीते, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बन गए। अब चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी राज्यसभा घूमते रहे। चुनाव जीता तो किसके नाम पर जीता, किसके सिंबल पर जीता? बीजेपी के नाम पर। पदवी मिला, मंत्रिमंडल में भी जगह मिली, लेकिन चुनाव के पहले इस्तीफा देकर निकल गई। उन्होंने क्या कहा इस्तीफा देने के बाद, एक बार उनको सुनिए, और फिर ये जो सीक्रेट प्लान बीजेपी का, अमित शाह का, अखिलेश यादव जो है वो जमीन पर उतारना चाह रहे हैं, वो आपको आंकड़ों से थोड़ा समझाऊंगा। ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग, आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य तो सपा में जा रहे हैं, आपका क्या इरादा है? अब ठीक है, अब उनका निर्णय अपना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान दे के, ताकत दे के मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा पर्चा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा, साफ साफ कहना चाहता हूँ। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ चुनाव से ठीक पहले जो नेता बीजेपी छोड़ रहे हैं और देर सवेर समाजवादी पार्टी में जाएंगे, उनमें से कौन किस वर्ग से? शाहजहांपुर के तिलहर से विधायक रोशन लाल वर्मा, ये गैर यादव ओबीसी में लोध समाज से, बीएसपी से बीजेपी में आए थे। बांदा के तिंदवारी से विधायक ब्रिजेश प्रजापति, ये भी गैर यादव ओबीसी वर्ग में कुमार समाज से हैं और बीएसपी से बीजेपी में आए थे। कानपुर के बिल्हौर से विधायक भगवती सागर, ये दलितों के गैर जाटव वर्ग में धोबी समाज से हैं और बीएसपी से बीजेपी में आए थे। सबका इतिहास थोड़ा जानिए। अच्छा, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की छवि सामान्य तौर पर यादव ओबीसी वोट बैंक की पार्टी के तौर पर रही है। अगर गैर यादव ओबीसी नेताओं को अखिलेश अपनी तरफ खींच रहे हैं तो यह उनकी चुनावी सोशल इंजीनियरिंग है, जिसमें वो सिर्फ यादवों की पार्टी होने का टैग हटाने की कोशिश कर रहे हैं और यादव मुस्लिम समीकरण के अपने कोर वोट बैंक से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ऐसी ही सोशल इंजीनियरिंग 2017 के चुनाव से पहले कर चुकी है, जब 2017 के चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने यूपी में ऑपरेशन ओबीसी चलाया था।
बड़ी संख्या में नॉन यादव ओबीसी समुदाय और नेताओं को बीजेपी से जोड़ा गया और इसका फायदा बीजेपी को मिला और यह वर्ग बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ रहा। यूपी में यादव और गैर यादव ओबीसी वोटों का गणित क्या है, इसे आपको समझना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो भागम भाग चल रही है उसके पीछे एक बड़ा कारण इन्हीं वोटों की राजनीति और इन्हीं वोटों का गणित बताया जा रहा है। ओबीसी वोट्स का कोई सटीक आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन माना यह जाता है कि यूपी में ओबीसी आबादी 40 से 50% के बीच है। ओबीसी में सबसे प्रभावशाली समुदाय यादव हैं, जिनकी आबादी यूपी की कुल आबादी का 9 से 10% है, जबकि गैर यादव ओबीसी की आबादी यूपी की कुल आबादी का करीब 35% है। लेकिन गैर यादव ओबीसी का जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो वो प्रभुत्व नहीं रहा जितनी उनकी आबादी है, तो वो बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन सिर्फ ओबीसी आबादी की बात करें तो ओबीसी में यादवों की आबादी करीब 20% है, बाकी 80% गैर यादव ओबीसी, कुर्मी हैं, लोध हैं, पाल हैं, साहू हैं, प्रजापति, पटेल, निषाद, कुशवाहा, कश्यप, राजभर, बिंद जैसी गैर यादव ओबीसी जातियां इसमें आती हैं। अगर यूपी में 2017 के चुनाव की बात कीजिएगा तो बीजेपी के 102 ओबीसी विधायक जीते थे, समाजवादी पार्टी के मात्र 12 ओबीसी विधायक जीते, बीएसपी के 5 ओबीसी विधायक जीते थे, कांग्रेस के 2 ओबीसी विधायक जीते थे, अपना दल एस के 5 ओबीसी विधायक जीते। यानी सबसे बड़ी पार्टी ओबीसी की बीजेपी थी 2017 में। बीजेपी के ओबीसी विधायकों में ज्यादातर नॉन यादव ओबीसी हैं। कुर्मी समाज के 27 विधायक हैं, लोधी समाज के 17 विधायक हैं, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, शाक्य समाज के 16 विधायक आते हैं और यादव समाज के 7 विधायक। निषाद समाज के 4 विधायक जीते थे, बाकी दूसरे समाज के विधायक भी इसमें शामिल हैं। यानी बीजेपी से बड़े पैमाने पर नॉन यादव ओबीसी वोटर जुड़ा। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में सीएसडीएस के सर्वे में बताया गया था कि यादवों में 60% वोटर्स ने एसपी बीएसपी गठबंधन को वोट किया था, 23% ने बीजेपी को वोट किया था। ओबीसी की दूसरी बड़ी जाति कुर्मी में 80% वोट बीजेपी को गए थे, एसपी बीएसपी को 14% वोट मिला। ओबीसी की अन्य जातियों ने 72% ने बीजेपी को वोट किया, एसपी बीएसपी को 18% ने वोट किया। तो जिस ओबीसी वर्ग की बात होती थी और उसमें सिर्फ यादवों का प्रभुत्व उत्तर प्रदेश में चलता था, बीजेपी आई, सोशल इंजीनियरिंग उसने की और जो कहा कि भाई बाकी 80% ओबीसी का प्रतिनिधित्व कहां है, उन्होंने उनको मौका दिया, उन्होंने उन पर विश्वास जताया, वो जीत कर विधानसभा पहुंचे। बीजेपी ने चुनाव अभियान का आगाज 1 महीने पहले किया। अमित शाह की रिव्यू मीटिंग कल जब हुई तो ये सब बातें भी रखी गई कि कौन से नेता चुनाव तक बीजेपी के पास रहेंगे, कौन चुनाव से ठीक पहले चले जाएंगे। यानी पार्टी को जानकारी तो है, लेकिन उन नेताओं का भी अपना कैलकुलेशन है कि पार्टी में रहेंगे तो चुनाव जीतने की संभावना क्या है, क्या टिकट कट तो नहीं जाएगा। नेताओं का कैलकुलेशन क्या है, चुनाव जीतने की संभावना कितनी है, क्या पार्टी टिकट कोई भरोसा नहीं था, ये सब बातें जो हैं वो चल रही हैं अभी। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के इस्तीफे से अखिलेश यादव इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि ये कहने लगे कि 80% लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं और 20% लोग बीजेपी से नाराज हैं। एक बार उनको सुनिए। जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है, उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, आज 80% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जितने सहयोगी दल उनके साथ है और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर 80% समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जनता है और 20% अगर जनता खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी का साफ होना उत्तर प्रदेश से निश्चित है। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे हैं, 80% समाजवादी पार्टी के साथ हैं और 20% बीजेपी से नाराज हैं। तो इनके हिसाब से चलिएगा तो बीजेपी को 1 सीट नहीं आने वाली। लेकिन ये जो पूरी उठापटक चल रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ओपी राजभर साहब जुड़ रहे हैं। राजभर साहब, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। थैंक यू सर।
माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा इंतजार कराया क्योंकि हमारी पाठशाला में क्लास थोड़ी लंबी चल रही थी, कुछ चैप्टर बता रहा था। फिर मुझे लगा आपको गेस्ट लेक्चरर के तौर पे बुलाया जाए और चर्चा की जाए कि ये जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ये कितने और लोग आपकी तरफ आ सकते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं और क्यों आ सकते हैं। देखिए, आज के 3 साल पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, 3 साल पहले। और सरकार में रहते हुए पहला शायद आपने मिनिस्टर देखा होगा जो अपने मुख्यमंत्री से लड़ता रहा। हम किसके लिए लड़ते रहे, चाहे वो छात्रवृत्ति का मामला हो, जब सामान्य वर्ग के 7 लाख बच्चे थे तो उनको बजट मिलता है 700 करोड़, लगभग 25 लाख बच्चे पिछड़ी जाति के हैं, उनको भी मिलता है 700 करोड़। तो जब उधर सब सामान्य वर्ग के बच्चों को सबको छात्रवृत्ति मिल रही है, शुल्क प्रतिपूर्ति मिल गई है, तो पिछड़े समाज के सभी बच्चों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति क्यों नहीं दे रहे हैं। इस बात का झगड़ा हमारा मुख्यमंत्री जी से शुरू होता है। फिर उसके बाद जब थाने पर जिलेवार हमने टटोलना शुरू किया कि पिछड़ों को थाने पर क्यों नहीं पोस्ट किया जा रहा है, क्या दरोगा नहीं है, क्या कमी है, क्या दिक्कत है। जब हमने गहराई तक गया तो वही बात हमारे सामने निकल करके आई कि जो बात समाजवादी पार्टी के साथ आरोप लगते थे कि ये अहिरवाद की सरकार है, वही बात योगी जी के साथ निकल करके आने लगी, ये ठाकुरवाद होने लगा। यहाँ उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, आज के वर्तमान की स्थिति में बता दूं कि अखिलेश की सरकार थी तो 6 डीएम यादव हुआ करते थे तो यादववाद होता था। आज 21 डीएम है उत्तर प्रदेश में, अब ठाकुरवाद नहीं दिखाई देता है। चूंकि ये ठाकुर हैं, वो अहिर हैं, बैकवर्ड हैं, इस नाते उनके ऊपर तो उंगली उठ गई। लेकिन यहाँ ठाकुरवाद 21 हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं योगी जी, तो एक महीने के बाद अपना बदला लेने के लिए हरशंकर तिवारी के यहाँ छापा पड़ जाता है, चूँकि ब्राह्मण हैं। विजय मिश्रा के यहाँ छापा पड़ जाता है, ब्राह्मण हैं। ब्रिजेश मिश्रा के यहाँ छापा पड़ता है, ब्राह्मण हैं। खुशी दुबे ब्राह्मण है, अपने ससुराल आती है 4 दिन पहले उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन वहीं 25,000 का इनामी योगी जी का बिरादर 10 महीने से घूम के क्रिकेट खेल रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये सब जब ड्रामा हमने वहां देखा, तमाम तरह की बातें हैं। तो मैंने जब देखा राजभर जी, आपने ये बातें शुरुआती 3 साल में देख ली या 4 साल में देख ली या 2 साल में देख ली और आपने 2019 में पार्टी छोड़ दी या पार्टी से अलग हो गए। जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, जो आपको दिख रहा था, वो तो उनको भी दिख रहा होगा ना भाई कि ओबीसी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। और वो फिर भी अगर उसके बाद सत्ता की मलाई खाते रहे, कैबिनेट मंत्री बने रहे और चुनाव के 3 हफ्ते पहले ये कहें कि मेरे अंदर की आत्मा जाग गई और मैं इस गलत के खिलाफ बोलने के लिए अलग हो रहा हूं, तो उन पे क्यों विश्वास किया जाए? उनका समाज उन पर क्यों विश्वास करे? उन्होंने ओपी राजभर की तरह ये बात पहले क्यों नहीं उठाई? देखिए, देश में सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं हो सकते, देश में मान्यवर कांशीराम जी सब नहीं हो सकते, देश में महात्मा ज्योतिबा फूले नहीं सब बन सकते। लोगों को समझ में आती रही होगी, ऐसा नहीं कि नहीं। मैं खुद उनसे मिलता था, जब छात्रवृत्ति के सवाल पे हुआ था तो मैंने पिछड़े वर्ग के सभी मंत्रियों से मैं खुद उनके आवास पे जा के मिला था, उनको अवगत कराया कि देखो आप सब लोग मंत्री हो, इस तरह का हमारे पिछड़े समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है, आप लोग इसमें साथ दो, आवाज उठाया जाए। तो लोग कहते थे कि हम अपने फोरम पर, पार्टी फोरम से हम बात करेंगे, दिल्ली बात करेंगे, हम पार्टी में अपने बात रखेंगे। अब चूंकि हम लोग भाजपा में हैं, आप स्वतंत्र हो भाई, आपकी पार्टी है तो आप जो फैसला ले सकते हो, जो बोल सकते हो, लेकिन हम लोग परतंत्र हैं, हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। तो हमने कहा भाई देखो अन्याय हो रहा है, आज नहीं तो कल आपको समझ में आएगा कि ओम प्रकाश राजभर की बात सही है कि गलत है। मैं बराबर जब तक 18 महीने मात्र सत्ता में था, 18 महीने में जब जब अन्याय हुआ तब तब मैं उनको बोलता रहा, कहता रहा। सत्ता से हटने के बाद, मंत्रिमंडल से हटने के बाद भी कि आपने सत्ता में रहते हुए बात उठाई और अलग हो गए। ये स्वामी प्रसाद मौर्य,
ये दारा सिंह चौहान, ये लोग तो मौका परस्ती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका प्रश्न उठेगा ही। और ये आज चुनाव के पहले कोई कह रहा है भाई इनके बेटे को टिकट नहीं मिला इसलिए चले गए, उनको फलाना चीज हुई इसलिए चले गए। तो ये अपने ही समाज, अपने ओबीसी के साथ कैसे ऑनेस्ट हैं, कैसे सच्चे हैं, ये क्यों माना जाए? मैं तो ये पूछ रहा हूं। आप बोलिए खकर का जवाब, आप बीजेपी में के साथ रहते हुए बोल सकते थे, आज बोलिए ये लोग मौका परस्ती के लिए आ रहे हैं। नहीं आप सुन, नहीं, मौका परस्ती का इस्तेमाल अमित शाह ने किया, बीएसपी से तोड़ करके वहां ले गए अपने स्वार्थ में। तो समाज, चूंकि समाज के बड़े लीडर हैं, समाज उनके पीछे रहता है, वो समाज के सुख दुख में काम आते हैं, तो समाज उनको अपना नेता मानता है। जब वो बसपा में थे तो उनका समाज बसपा में था, जब वो बसपा से अमित शाह ने उनको तोड़ करके ठीक चुनाव के जैसे आज जो परिदृश्य हुआ है, ठीक उसी परिदृश्य 2017 के चुनाव में अमित शाह जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बसपा से वहां ले गए थे, तो उनका समाज वहां गया, उन पे यकीन करता है। आज जब स्वामी प्रसाद मौर्य की जरूरत माननीय अखिलेश यादव को पड़ी, तो अखिलेश यादव जी ने भी देखा कि जब चुनाव के वक्त अमित शाह जी उनको समझा के ले जा सकते हैं, तो क्यों हम न समझा करके अपने पाले में ला सकते हैं। तो फिर अखिलेश जी समझाने का ये आपने बड़े मौके की बात की और पते की बात की सर, आपने एकदम एग्जैक्ट लाइन बोल दी कि अखिलेश यादव को जरूरत पड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य की कि अगर ये काम अमित शाह कर सकते हैं तो हम इनको इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ यादवों की पार्टी बनकर रह गए। इसलिए आपने बिल्कुल सही शब्द कहा कि जरूरत के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को बुलाया गया है, मन में ये नहीं है कि ओबीसी या गैर यादव ओबीसी का भला करना है। नहीं सर, इस पे हम आपके इस सवाल का उत्तर हम दे रहे हैं। देखिए, हम तो आज के लगभग 27 अक्टूबर को ज्वाइंट कार्यक्रम मऊ में हमने किया, अखिलेश जी और ओम प्रकाश राजभर एक मंच पे थे। हम शर्तों की, मुद्दों की राजनीति करते हैं। अब जैसे जातिवार जनगणना, हमने अखिलेश जी को रजामंद किया। जातिवार जनगणना में तो खाली यादव की ही गिनती होगी नहीं, उत्तर प्रदेश में जितनी जातियां हैं सबकी जातिवार जनगणना होगी। 300 यूनिट बिजली जो फ्री मिलेगी वो खाली यादव को नहीं मिलेगी, पूरे 24 करोड़ आबादी के जितने लोग हैं सबको मिलेगी। गरीबों का इलाज फ्री में होगा। जो अन्ना पशु से किसान परेशान है, किसान अकेले यादव नहीं है, किसान हर वर्ग हर जाति में है। तो अन्ना पशु से किसानों को राहत कैसे दिलाई जाए, इसके लिए हम अखिलेश जी के साथ खड़े हुए। उसके तो क्या सर बीजेपी की जो योजनाएं थी, मोदी जी जो जमीन पर उतरी सर, बीजेपी की योजनाएं, क्या बीजेपी के जमाने में गैर यादव ओबीसी को बिजली नहीं मिली? क्या बीजेपी के जमाने में जो घर बटे वो गैर यादव ओबीसी को नहीं मिले या ओबीसी को नहीं मिले? मैं कैबिनेट मंत्रियों की बात कर, सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी सरकार में है, गैर यादव ओबीसी हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट में जगह दी गई। क्या किसानों का भुगतान हुआ तो किसानों को देखकर दिया गया कि कौन ओबीसी है और कौन ठाकुर है और कौन ब्राह्मण है? ऐसा हुआ क्या? जब बलिया जो है, बनारस जिले में 26 थाने हैं, अब पूरे 26 थाने में एक थाने पर बैकवर्ड है। क्या ये जातिवाद नहीं है? आप चंदौली में 13 थाने हैं, एक भी बैकवर्ड नहीं है। क्या ये जातिवाद नहीं है? गाजीपुर में 26 थाने हैं, 2 बैकवर्ड हैं। क्या ये जातिवाद नहीं है? ये करें तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। सर मुझे ये बताइए, सर मुझे ये बताइए, मेरे चैनल में एंकर जो है वो जाति देखकर दिया जाए, उसको तय किया जाए, या उसकी काबिलियत हो तो किया जाए? मुझे इतना बता दीजिए। सरकारी योजनाओं में भेदभाव हो तो मैं मान सकता हूं, लेकिन अच्छा, पुलिस वाला पोस्टिंग में किसका हो, ये सवाल उठना चाहिए। हम नहीं, सवाल उठना चाहिए। अगर एक ही उसी जिले में लायक इंस्पेक्टर वो पुलिस लाइन रेलवे में भेज दिया जाए, वो भेज दिया जाए पुलिस लाइन में, और जो काम ना करने वाला, जिसकी उम्र 55 साल हो गई, उसको थाने पर पोस्ट करेंगे। जिसकी उम्र 32 साल 35 साल है, उसको काम करने का मौका है, उसको भेज देंगे कि जाओ तुम बैठो माछी को। यही है लाइन ऑर्डर कंट्रोल करने का तरीका। ये क्या साबित करता है? और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मजे की बात, चूंकि हम जिस बात से दुखी रहते हैं,
अभी 69,000 शिक्षक भर्ती, ज्वलंत उदाहरण 68,500 शिक्षक भर्ती। योगी जी ने कहा मैं बड़ी पारदर्शिता से भर्ती कराऊं, कहीं कोई गलती नहीं है। जब 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का, 22.5% रिजर्वेशन दलितों का, जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के यहाँ ये मामला पहुंचा कि ये हमारा अन्याय हुआ है, तो जांच हुई, जांच में सरकार दोषी पाई गई। उसके बाद तब फिर योगी जी ने फिर स्वीकार किया कि जो आरक्षित वर्ग के साथ उनके रिजर्वेशन में जो कोटा पूरा नहीं है उसको पूरा करेंगे। 23,000 लूटा जाता है हिस्सा, पर 23,000 लूटा जाता है और भर्ती 6,000 की करते हैं। और मैं तो 6,000 करें चाहे न करें, लेकिन ये प्रमाण दे दिया योगी जी ने कि हमने पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण लूटा है। ऐसा क्यों किया भाजपा ने? ये ओम प्रकाश राजभर का खुला आरोप है। वोट तो चाहिए पिछड़ों का, लेकिन तो मुझे इतना बता दीजिए सर मुझे इतना बता दीजिए कि सर मुझे इतना बता दीजिए कि आज ओपी राजभर के कहने पर या किसी स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर जो गैर यादव ओबीसी है वो जाकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को वोट करने का मन बनाए, तो वो आपसे ये भी तो सुने कि अखिलेश यादव ने गैर यादव ओबीसी के 10 कौन से अच्छे काम किए हैं, गिनाइए। आज आप बताइए क्या उन्होंने किया है जिसके लिए उनको चले जाना चाहिए उधर। देखिए, नहीं, आप उनको छोड़ दीजिए, हम जहां रहे वही गिना देते हैं। दलितों का आरक्षण भाजपा खत्म कर रही है, जो 1932 में मिला, 1993 में पिछड़ों को आरक्षण मिला। मैं तो कह रहा हूं भाजपा को खत्म कर रही है। सर मैं मान गया आपकी बात, मैं कह रहा हूं बीजेपी को हम आज की इस चर्चा में मान लेते हैं वो ओबीसी विरोधी है, ठीक है, हम मान लेते हैं। अब इसके बाद चलते हैं कि ओपी राजभर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के पास आ जाओ। अखिलेश यादव ने क्या किया है ओबीसी के लिए, बता दीजिए मुझे, गैर यादव ओबीसी के लिए। देखिए, मैं मायावती जी के साथ था। मायावती जी से जब मैंने इसे सवाल जो आप मुझे किए, मैंने मायावती जी से जब ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि तुम बहुत नुकसान करते हो। हमने कहा कि बहन जी, अगर समाज को आपने हिस्सा दिया होता तो ये समाज आपके साथ रहता। तो मायावती जी ने कहा कि तुम्हारी बिरादरी के नेता हमारे पार्टी में हैं, इनका कर्तव्य नहीं है कि समाज को हिस्सा दिलावें। तो जो पिछड़े अति पिछड़े समाज के जो नेता रहे हैं, इनका दोष है, नेतृत्व का दोष नहीं। मैं यही बात तो कह रहा हूं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में सर आप मान रहे हैं ना कि आपके पास अखिलेश यादव के 10 काम नहीं है गिनाने के लिए जो उन्होंने गैर यादव ओबीसी के लिए किए हों, आप नहीं गिना पाए। आप मानिए कि मेरे पास अभी नहीं है। देखिए, मैं नहीं था, नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं नहीं था, मैं उनके साथ नहीं था, इस नाते मैं नहीं गिना सकता। लेकिन मैं आज हूं, सरकार बनने दीजिए और गिना दूंगा। आप फिर हमसे मुलाकात होगी, मैं आपको गिनाते चलूंगा कि देखो ये अति पिछड़ों के लिए काम हो रहा है, अति पिछड़ों के लिए हो रहा है, अति पिछड़ों के लिए। राजभर साहब एक प्रश्न और पूछा जाएगा। राजभर साहब एक प्रश्न और पूछा जाएगा। आज आपका समाज, आज आप अखिलेश यादव के 10 काम गिना पा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया गैर यादव ओबीसी के लिए। आपका समाज आज आपसे पूछेगा कि इससे पहले आप जब उनके पास गए चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने आपको नकार दिया, आप तीसरे और चौथे नंबर पर रहे। लेकिन जब आप बीजेपी के साथ मिलकर लड़े तो आप चुनाव जीते और उसके बाद आप अलग हो गए। आज आपका समाज आपसे पूछेगा कि जब हमने आपको जिताया और आप जिसके साथ रहे उसको आपने छोड़ दिया और आप उसके साथ जा रहे हो जिसका 10 काम नहीं गिना सकते, तो मैं आपके साथ क्यों आऊं? देखिए, काम गिनाने की बात, आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश ने बनाया कि नहीं बनाया? आप हम जहां बैठे हैं लखनऊ विधानसभा के सामने, यादव ओबीसी के लिए बनाया कि सबके लिए बनाया? आप चलिए डीजी ऑफिस, नहीं, सबके लिए बनाया है, सबके लिए बनाया है, खाली यादव के लिए नहीं बना है। तो फिर वहीं आप चलिए डीजी ऑफिस सबके लिए बना है। डायल 100 किया अखिलेश जी ने, जो डायल 100 बनाया वो खाली अहिर के लिए है, पूरे प्रदेश के लिए, सबके लिए वो है, डायल 100 है। उन्होंने जो काम किया है वो सबके लिए वैसी किया। तो योजनाएं योगी सरकार की भी है, मोदी सरकार की भी है। आपका वोटर फिर पूछेगा कि जो सड़क योगी सरकार में बनी वो भी सबके लिए बनी, मैं चल रहा हूं उस पर। योगी मोदी की योजना नहीं, योगी मोदी की योजना तो यही है, देख न लीजिए। योगी की सरकार में पिछड़ों के साथ तो यही योजना है
कि भाजपा के बड़े नेता बैठेंगे सोफा पर, डिप्टी सीएम पिछड़ी जाति का केशव मौर्य उसको स्टूल पर बैठा के जलील करेंगे। यही है सम्मान पिछड़ों का, यही अधिकार पिछड़ों का, यही अधिकार हर दलितों का। इसी नाते मैं चिढ़ता हूं। प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा का, पिछड़ी जाति का है, उसको फाइबर की कुर्सी पर बैठाएंगे और अपना सोफा पर बैठाएंगे। यही सम्मान है पिछड़ों का। इसी नाते पिछड़ा वोट दिया था इनको, हम इसी नाते उनके साथ गए थे। मैं राजभर सवाल करने की बात करता हूं। वो 19 करोड़ सरकारी नापने के लिए मंत्री के लेटर आप सोफा पे बैठने गए थे डीएम को और उनके साथ मुझे जरा ये भी बता दीजिए उस फोटो में क्या उस फोटो में बाकी ऊंची जातियों के नेता सोफे पे बैठे हैं कि वो भी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हैं, ये भी बताइए। अरे आप फोटो देख लीजिए तब उसके बाद कहिएगा। हम डिप्टी सीएम पिछड़ी जाति की बात करते हैं, डिप्टी सीएम को स्टूल पर बैठाएंगे और बहादुरी बताएंगे। अगर मैं होता वहां वही स्टूल उठा के 10 लोगों को मारता। ये ओम प्रकाश राजभर है। हम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते। पूरे समाज का सम्मान था वहां, अपमानित करेंगे हम वहां रहेंगे? कोई नहीं रहेगा वहां। आप देखिए ना 14 तारीख को 20 तारीख के बीच में क्या क्या होता है। अभी आपको लगता है लोग लौट कर आएंगे या समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे? और अभी देखते जाइए ना। अभी तो ये अभी खेल चालू हुआ है, पूरा खेल अभी बाकी है। एक आध नाम बताइए, कोई बड़ा नाम आएगा? नाम आपके स्क्रीन पर जब तक नहीं आएगा तब तक हम नहीं बताएंगे। आपको नजीर दिखा दूं। आप बताएंगे तब तो स्क्रीन पर आएगा। आपने जिक्र किया, मैं पूरी बात आपकी सुन रहा था। नहीं सुन लीजिए। आपने जितना मतलब अपने पाठशाला में सुनाया, हम बैठ के चुप मार के सुन रहे थे। आपने जब नाम लिया माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य की, जब फोटो की बात आई और माननीय दारा सिंह यादव फोटो की बात आई, तो ये आपने नहीं पूछा कि ये फोटो कब की है। ये नहीं पूछा। जब उधर जाता है राजभवन, इस्तीफा जाता है और उसके 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद आपका फोटो आ जाता है सोशल मीडिया पर। इससे लोग नहीं समझ रहे हैं। दर्जनों ला के फोटो खिंचवा के लौट आए हैं। आप देखते जाइएगा क्या होता है। चलिए राजभर जी, हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारी पाठशाला में आए और आपने बड़े विस्तार से सारे जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद इस तरीके से खबरें चल रही हैं कि कौन किधर से जाएगा और कौन किधर से आएगा। लेकिन इनसाइड स्टोरी यह भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे, जो 2 बार ऊंचा हार से चुनाव हार चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी के लिए मंत्री पद चाहते हैं, जो बदायूं से बीजेपी की सांसद है। जबकि दारा सिंह चौहान को नए समीकरण में मऊ की अपनी मौजूदा मधुबन सीट खतरे में लग रही है। दारा सिंह चौहान को इससे भी चिंता है कि बीजेपी उनके इलाके में राज्यपाल फागू चौहान के बेटे को बढ़ा रही है। फागू चौहान 2017 के चुनाव में मऊ की घोसी सीट से चुनाव जीते थे और उन्हें 2019 में बिहार का राज्यपाल बना दिया गया था। सबको इंतजार है 14 जनवरी का, क्योंकि 14 जनवरी तक यूपी के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट फाइनल हो सकती है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी की कोर कमेटी की 2 दिन में 2 राउंड की मीटिंग हो चुकी है। इस मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ, पार्टी के यूपी संगठन महासचिव सुनील बंसल, राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह थे। सूत्रों के मुताबिक 2 राउंड की मीटिंग में बीजेपी ने यूपी के लिए 300 से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी कर ली। 175 से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम लगभग फाइनल हो गए हैं और इस पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति फाइनल मुहर लगाएगी। बीजेपी सिटिंग विधायकों का टिकट काटने से ज्यादा उनकी सीट बदलने की रणनीति पर विचार कर रही है। फिर भी कई सिटिंग विधायकों का टिकट कटेगा। पहली लिस्ट में 18 से 20 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। कुछ मंत्रियों की सीट भी बीजेपी बदल सकती है, जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है और जिनको लेकर जमीन पर नाराजगी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की इस मीटिंग में यह भी चर्चा हुई कि योगी आदित्यनाथ को क्या अयोध्या से चुनाव लड़ाना चाहिए,
क्योंकि कई नेताओं की राय यह है कि अयोध्या हिंदुत्व और विकास दोनों का मॉडल है, इसलिए सीएम योगी को वहीं से चुनाव लड़ लेना चाहिए। हालांकि ऐसा होगा या नहीं, यह अभी पता चल जाएगा। दिल्ली में इस मीटिंग के बीच ही स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं ने यूपी से दबाव बनाया और कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो बीजेपी ने भी काउंटर में दूसरी पार्टियों के कई नेताओं को पार्टी ज्वाइन करवाई। सहारनपुर में बेहट सीट के विधायक नरेश सैनी, फिरोजाबाद के सिरसागंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह, ये लोग सब बीजेपी में शामिल हो गए। तो इधर से आ रहे हैं तो उधर से भी आ रहे हैं। माहौल पूरा बना हुआ है। अब देखना है कि जनता इधर से उधर होगी या नहीं। अब पिछला वाला हिसाब चलेगा। नेता तो इधर से उधर होते रहते हैं टिकट मिलने के समय में। और अब चलते हैं अगली क्लास में। कनेक्शन तो पॉलिटिकल है। अब आपको बताते हैं उनके बारे में जिनका कनेक्शन तो पॉलिटिकल है, लेकिन उसके पीछे की वजह सोशल साइंस से जुड़ी है। और इसलिए हम सोशल साइंस की क्लास लेकर आए। किसी भी चुनाव में आमतौर पर भ्रष्टाचार, विकास, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा ऐसे ही मुद्दे होते हैं ना। इससे अलग क्या मुद्दा होता है? अब तो मुफ्त बिजली, पानी, मुफ्त वाईफाई जैसे मुद्दे भी आ गए। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि बाल झड़ना या गंजापन किसी देश के चुनाव का मुद्दा हो सकता है, तो आप आसानी से यकीन नहीं करेंगे। लेकिन एक देश में बाल झड़ना बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। बाल झड़ना चुनावी मुद्दा कैसे बना? क्या उस देश में मुद्दों का अकाल पड़ गया है या वहां सब गंजे हो गए हैं? यह सवाल मन में आएगा। इसी खबर से जुड़ा चैप्टर हम आज खोल रहे हैं। खबर जो आई, आपने अक्सर सुना होगा कि नेता अपने फायदे के लिए बाल की खाल निकाल लेते हैं, लेकिन यहां तो बाल में से चुनावी मुद्दा निकल आया। साउथ कोरिया वो देश है जहां बाल झड़ना या गंजापन एक चुनावी मुद्दा बन गया और नेताओं ने बिना बाल वाले लोगों को वोट बैंक बना लिया है। साउथ कोरिया में मार्च में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने, वहां डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ली जे म्यूंग ने गंजेपन को चुनावी मुद्दा बनाया। कमाल की बात यह है कि ली जे म्यूंग खुद गंजे नहीं है, लेकिन वो गंजेपन के शिकार वोटरों का दर्द साझा कर उन्हें रिझाने में जुटे हुए हैं। ली जे म्यूंग ने गंजेपन का शिकार वोटरों से कई बड़े वादे किए। वादे सुनिए क्या क्या किए गए। हेयर लॉस को रोकने के लिए इलाज में सरकारी मदद मिलेगी। अब आप में से कई लोग ये मत सोचिएगा कि साउथ कोरिया की नागरिकता के लिए अप्लाई किया जाए। गंजेपन के इलाज में इस्तेमाल दवाइयों को सस्ता किया जाएगा। अगर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए विदेश में महंगा इलाज भी कराना पड़े तो सरकार मदद करेगी। हेयर ट्रांसप्लांट के इलाज को नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। ऐसे ऐसे चुनावी वादे किए जा रहे हैं। ली जे म्यूंग ने गंजेपन के मुद्दों को वोटरों के आत्मविश्वास से जोड़ दिया। उनका तर्क है कि बाल होंगे तो लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, इसलिए बाल को मुद्दा बना रहे हैं। ली जे म्यूंग ने चुनाव में गंजेपन के इलाज को बड़ा मुद्दा बनाया और वो इसके लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। वोटरों से इसके लिए सुझाव भी ले रहे हैं कि गंजेपन का शिकार लोगों से मिलकर कि उनके साथ बैठकें करके कि क्या करना चाहिए बताइए आप। ली जे म्यूंग ने एक फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि मुझे बताइए कि आपके बालों को झड़ने से रोकने के लिए कौन सा उपचार बेहतर है और पॉलिसी में क्या होना चाहिए। मैं हेयर लॉस के इलाज से जुड़ी परफेक्ट पॉलिसी लेकर आऊंगा। ली जे म्यूंग ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि क्या आप मुझे प्यार कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो इंप्लांट करना चाहिए। कृपया मुझे चुनाव में मजबूती से जमाइए। ये सब आपके बालों के लिए। आपके मन में एक सवाल यह भी आ रहा होगा कि क्या वाकई साउथ कोरिया की बड़ी आबादी क्या गंजी हो गई है, हेयर लॉस से परेशान है, जो चुनाव में मुद्दा बन गया? कितने लोग गंजे होते हैं? हमारे यहां ही कितने लोग हैं? कितने लोग हेयर लॉस से परेशान हैं? कोरियाई सरकार इसका कोई आंकड़ा तो नहीं रखती, फिर भी अलग अलग स्टडी में कुछ आंकड़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक 5 करोड़ की आबादी वाले साउथ कोरिया में 1 करोड़ लोग गंजेपन की समस्या से पीड़ित हैं। मतलब 20% आबादी गंजेपन का शिकार है। हर 5 कोरियाई नागरिकों में से एक शख्स को हेयर लॉस की समस्या है। साल 2020 में 2,33,000 लोगों ने अस्पताल में हेयर लॉस का इलाज कराया। इसमें 43% मरीज महिलाएं थी, 22% मरीज करीब 30 की उम्र के थे, 57% पुरुष मरीजों में से 25% की उम्र करीब 30 साल थी, 22% पुरुष मरीजों की उम्र 20 साल के करीब थी, 40 की उम्र वाले पुरुष मरीज भी 22% के आसपास थे।
ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक साउथ कोरिया में सभी उम्र के पुरुषों में से 14% गंजेपन का शिकार होते हैं। साल 2018 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ कोरिया को यह शिकायत मिली कि एक शख्स को गंजा होने की वजह से जॉब नहीं मिली। तो आप ये समझिए कि बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत ये हो रहा है। सुनने में हास्यास्पद लग सकता है कि अरे गंजेपन की बात हो रही है, लेकिन जो गंजा है उसका दर्द समझिए। उसको लगेगा कि पहली बार कोई मेरी बात कर रहा है, मेरे काम की बात कर रहा है। और ये आबादी बड़ी है, 1 करोड़ लोग हैं 5 करोड़ की आबादी में से, और हर वर्ग के हैं, 20 साल का भी है, 40 साल का भी है। तो तीर निशाने पर लगाने की कोशिश है। साउथ कोरिया में सरकारी बीमा प्रोग्राम के तहत हेयर लॉस के इलाज को कवर नहीं किया जाता। अगर किसी गंभीर बीमारी से हेयर लॉस हुआ हो तो सिर्फ वही कवर होता है। ली जे म्यूंग के बालों वाले चुनावी वादे को जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। लोग लिख रहे हैं कि अब तो ली जे म्यूंग का बाल भी महंगा नहीं होगा। लाखों वोटर्स के संदेश उन्हें मिल रहे हैं। वोटर लिख रहे हैं, आइए अपने लिए ली जे म्यूंग को चुनाव में इंप्लांट करें। फिर लिख रहे हैं, ली जे म्यूंग आप गंजे लोगों को नई उम्मीद दे रहे हैं। कई समर्थक जो हैं वो ली जे म्यूंग को वोट देने की जगह ये कह रहे हैं कि उन्हें इंप्लांट कीजिए। तो कई समर्थक उनकी तुलना हेयर लॉस की दवाई प्रोपेशिया से कर रहे हैं। हालांकि साउथ कोरिया के कई बुद्धिजीवी वर्ग इसे एक चुनावी स्टंट बता रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ली जे म्यूंग इस वादे से राज्य के बीमा प्रोग्राम पर बेवजह आर्थिक दबाव बना रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हेयर लॉस कोई गंभीर बीमारी नहीं है। बेहतर होगा कि नेता गंभीर बीमारियों के इलाज पर ध्यान दें। एक अनुमान के मुताबिक इस चुनावी वादे को लागू किया जाए तो सरकार पर 434 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वैसे हेयर लॉस या गंजापन एक आम समस्या है, खासकर पुरुष इसके सबसे बड़े शिकार हैं। अगर वाकई किसी देश में गंजापन चुनावी मुद्दा बन सकता है तो चेक गणराज्य है। गंजेपन का सबसे ज्यादा शिकार चेक रिपब्लिक है, वहां के पुरुष हैं। वहां 42.79 यानी करीब 43% पुरुष गंजे हो जाते हैं। मतलब वहां जिसके पास बाल हो वो समझिए करोड़पति टाइप है। गंजापन होना वहां सब एक दूसरे को कह सकते हैं, तुम भी हम भी, वैसा वाला हिसाब। दूसरे नंबर पर स्पेन है, वहां करीब 43% पुरुष 42.6% पुरुष गंजेपन की समस्या को झेल रहे हैं। तीसरे नंबर पर जर्मनी है, वहां 41.2% पुरुष गंजे हैं। इंडिया अभी भी नहीं आया है। आप अपने गंजे सिर पे बाल हाथ फेर सोच सकते हैं कि कहां गया इंडिया। न बाल आया है ना इंडिया आया है। फ्रांस में यह आंकड़ा 39% के आसपास है, यूके में 39% है। इसके बाद अमेरिका, इटली, पोलैंड, नीदरलैंड, रूस और कनाडा का नंबर आता है। चीन में 30 साल की उम्र के पुरुषों में सिर्फ 13% ही हेयर लॉस की समस्या झेलते हैं। जापान में आमतौर पर 40 साल की उम्र में पुरुष हेयर लॉस से जूझते हैं। यूरोप में पुरुषों में हेयर लॉस की समस्या 30 साल की उम्र में ही शुरू हो जाती है। 80% इससे प्रभावित होते हैं। एशियाई देशों में पुरुष औसतन 40 साल की उम्र में इस समस्या से जूझना शुरू करते हैं और करीब 50 से 60% पुरुष आबादी इससे प्रभावित होती है। दुनिया भर में औसतन 70% पुरुष पूरे या आधे गंजे हो जाते हैं। दुनिया भर में हेयर लॉस के ट्रीटमेंट की मार्केट बहुत बड़ी है। बाल टूटने या गंजेपन की समस्या को साइंस की भाषा में एलोपेशिया कहा जाता है। यानी हेयर लॉस ट्रीटमेंट का कारोबार पिछले 5 सालों में हर साल करीब 12% की दर से बढ़ रहा है। 2026 तक इस मार्केट के 2300 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में यह मार्केट सालाना 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के अनुसार सिर से रोजाना 100 बालों का गिरना बहुत आम बात है। साइंस के मुताबिक आमतौर पर एक इंसान के सिर पर 1 लाख बाल होते हैं, जिसमें से 50,000 खोपड़ी के ऊपरी हिस्से में बीच में होते हैं। सामान्य तौर पर हर महीने 1 सेंटीमीटर बाल बढ़ते हैं। हेयर लॉस को रोकने के लिए लोग 20,000 से 5 लाख रुपए तक खर्च करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट का खर्च लाखों में होता है। एक सेशन में 4 से 5,000 हेयर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। ऐसे 4 सेशन होते हैं। तो अब एक दिन में 100 बाल गिर रहे हैं तो वो सामान्य है। तो अब अगली बार से गिनने मत बैठ जाइएगा, उस टेंशन में और 100 बाल गिर जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं पाठशाला में।
तब तक आप अपने सिर पर अगर बाल है तो थोड़ा खुजाइए और सोचिए कि अगर आपको कोई नेता ये ऑफर देता तो वोट करते क्या। लौट रहा है।